अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर आज की क्लास में हम ASNPO का एक एक्सटेंडेड वर्जन सीख लेते हैं, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर आपको एग्जामिनर कह दे कि आपने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अक्यूमुलेटेड फंड, तो वो कैसे बनेगा। पर पहले उसके लिए आपको उसका फॉर्मेट समझना होगा, उसके अंदर आता क्या क्या है ये देखना होगा। बहुत सुकून से समझते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं उसको। मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपने हेडिंग डालनी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड फंड की, और आपने बताना है ये बना रहे हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023, या जो भी ईयर एंड होगा आपका व्हाट्सएवर। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले ये बताना होता है कि अक्यूमुलेटेड फंड की बात कर रहे हैं। अच्छा, अक्यूमुलेटेड फंड में सबसे पहले आपको पता है कि भाई एक होता है जनरल फंड। अच्छा, जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस होगा, एंड यू नो द फैक्ट कि जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमने कैसे निकालना सीखा है भाई। ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज़ माइनस करो तो आपके पास आ जाता है ओपनिंग अक्यूमुलेटेड फंड। और अगर कोई स्पेसिफिक फंड या स्पेशल फंड नहीं है तो आप कहते हैं सबका सब क्या है, जनरल फंड है। मैंने कहा एक तो ये हो गया जनरल फंड, इसका एक ओपनिंग बैलेंस होगा। सही जी, लेट से मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि वो ये आ रहा है हमारे पास, एक प्रिज्यूम्ड अमाउंट है मेरी। सही है जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने कहा आपके फंड्स के अंदर हमने एक चीज़ सीखी है, एक होता है इंडोमेंट फंड। अच्छा, यू नो द फैक्ट कि इंडोमेंट फंड का मतलब ये होता है कि आपको जो पैसे मिले गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो वो पैसे आप जो प्रिंसिपल अमाउंट उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके ऊपर आने वाली इनकम में वो यूज़ हो सकती है। तो हमने कहा लेट से पिछले सालों में ये जमा होते 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 1.2 मिलियन का हो चुका है। तो सर वो अमाउंट कहाँ गई जो आपको फ्यूचर एक्सपेंसेस के मिलती है, वो इक्विटी नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट में आती है, वो फंड में नहीं आती। ये बात याद रखिएगा। यू नीड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड द लायबिलिटी। यानी अगर आपको मैं ये कहूँ कि आपको पैसे मिले हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, कैपिटल एसेट, वो भी डेप्रिशिएबल एसेट, तो उस केस में आपने एंट्री क्या बनाई थी, कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। डेफर्ड लायबिलिटी विल कंप्राइज एंड विल बिकम पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट, नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर आपका एक जनरल फंड आता है और दूसरा सर इंडोमेंट फंड आता है। ये दो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे कंक्लूड की हैं। अच्छा, फिर आता है यहाँ पे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। अब सर ये क्या भला है इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, अभी सीखते हैं। बाज़ औक़ात होता ये है कि एनपीओ एक पॉलिसी बनाता है कि मैं हर साल जो भी मेरी कमाई होगी उसका एक प्रोपोर्शन अपनी कमाई में से निकाल के मैं यहाँ फेंकूंगा इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में। वो किसी भी मकसद से हो सकता है। अब समझने की बात यह है कि जब मैं ये तय करूँगा कि मुझे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड बनाना है, तो वो इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट होती है। यानी आपकी जो भी कमाई होगी फॉर द ईयर की, सरप्लस फॉर द ईयर, उसका 1% आप जनरल फंड से निकाल के वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे बस। ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये आपकी कमाई में से एक अपोर्शनमेंट है टूवर्ड्स द स्पेसिफिक फंड जो आपने खुद क्रिएट किया हुआ है। यानी सर अब एक बात समझते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो बाहर के लोगों की तरफ से आते हैं, उसमें आपने डिसाइड करना होता है कि क्या वो बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के हैं तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फेंक देते हैं पहला। अगर रिस्ट्रिक्शन के साथ है तो आप उसको डेफर कर लेते हैं, और फिर जैसे जैसे वो एक्सपेंस होता रहता है उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फेंकते रहते हैं। डेट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लायबिलिटी। फिर कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐसी होती हैं जो इंडोमेंट के नाम पे होती है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आती हैं। और सर फिर आपके पास कुछ आपकी अपनी मस्ती भी होती है, जिसमें आप कहते हैं कि भाई मैं जो भी कमाऊंगा, जो भी सरप्लस आया फॉर द ईयर का, उस सरप्लस में से पहले मैं सरप्लस या जनरल फंड में डालूंगा और उसमें से इतना प्रोपोर्शन में वहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो जो इंटरनल ट्रांसफर्स हैं वो कोई एक्सपेंस नहीं है, वो एक इक्विटी से दूसरी इक्विटी की मूवमेंट है। चलें जी, हमने कहा कि भाई आज तक आप लेट से जमा करते आए हैं, कोई यहाँ पे 8 लाख रुपए, तो ये आज तक जमा हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें मूवमेंट क्या क्या होती है ज़रा उसको ट्रेस कर लेते हैं। हम ये कह लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमने कहा सरप्लस फॉर द ईयर आ गया। अच्छा, सरप्लस फॉर द ईयर मैंने कहा कि कुल मिला के ये अमाउंट है, सरप्लस फॉर द ईयर कुल मिला के ये अमाउंट है। अच्छा, सरप्लस फॉर द ईयर कहाँ से आया होगा बच्चों आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यह आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आया होगा, क्योंकि जो भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा आपने कहा कि भाई जो मेरी इनकम है, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, जो भी मेरा सरप्लस है वो मैंने यहाँ डाल दिया। डेफिसिट भी हो सकता है तो वो माइनस हो जाएगा। सर यहाँ पे क्यों नहीं आया, सर यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि इंडोमेंट फंड के पैसे तो डायरेक्टली इंडोमेंट फंड में आके गिरते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से नहीं आते। तो यहाँ पे लेट से मैं कहूँ कंट्रीब्यूशन
ड्यूरिंग द ईयर। तो कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर मैंने कहा लेट से लोगों ने 4 लाख रुपए और दिए हैं इंडोमेंट के नाम पे, इंडोमेंट के नाम पे, तो आपने उसकी एंट्री क्या बनाई होगी सर, कैश या बैंक किया होगा डेबिट, और आपने ऑल टुगेदर क्रेडिट किया होगा डायरेक्टली इंडोमेंट फंड। तो सर बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ गए, बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके इस सरप्लस के अंदर मौजूद हैं। तो देखिए आपने कॉन्ट्रीब्यूशन में भी फ़र्क रखना है ना, कंट्रीब्यूशन में फ़र्क आप ऐसे रखेंगे बच्चों के, आपने कहा जो मुझे पैसा मिला है अब आई नीड टू डिसाइड क्या वो इनकम है, क्या वो डेफर्ड है, क्या वो एंडोमेंट फंड है। तो जो मेरा डेफर्ड था वो लायबिलिटी में चला गया, जो मेरी इनकम थी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली गई, जो मेरा एंडोमेंट का था वो वहाँ आ गया। यानी जो नॉर्मल कॉन्ट्रीब्यूशन आते हैं आपके पास विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो उस केस में आपने याद रखना है कि वो नॉर्मल कंट्रीब्यूशन विल बिकम पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड फ्रॉम द इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट विल बी पार्ट इन सरप्लस, एंड सरप्लस से आ जाएगा जनरल फंड के अंदर। ये तो बात हो गई यहाँ तक। अच्छा फिर यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड। सर एक्सपेंडिचर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं ना भाई, एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जनरल फंड के आते हैं, जनरल ऑपरेशंस के आते हैं। तो लेट से अगर मैंने 2.5 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किए हैं, 2.5 लाख रुपए यहाँ पे खर्च किए तो वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा और तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो आपको सिखाया था कल की क्लास में कि जो आपके पास एंडोमेंट फंड के पैसे आएंगे वो डायरेक्ट एंडोमेंट फंड में जाएंगे, और जो खर्चे होंगे वहीं से ही होंगे। अच्छा अब हुआ ही है, हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं। आपने जो ऑल टुगेदर, बहुत सुकून से समझिएगा, आपने जो ऑल टुगेदर पिछले सालों में एंडोमेंट फंड रिसीव किए हुए थे उसमें से आपने कुछ इनकम भी कमाई है, उसमें से आपने कुछ इनकम भी कमाई है। तो मैंने कहा कि भाई उसकी जो इनकम है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, डायरेक्टली इस फंड में आएगी। देखो क्योंकि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाती तो वो सरप्लस में जाके सरप्लस फंड में क्लब हो जाती। बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा लेट से वो 1,50,000 रुपये की इनकम है, वो हमने यहाँ पे पार्क कर ली। अच्छा यहाँ पे हम टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं। हमने कहा भाई ये आ गया टोटल, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अच्छा भाई फिर आपने कहा इंटरनल ट्रांसफर्स। अब एनपीओ ने पॉलिसी बना दी कि मैं जो भी इस साल कमाऊंगा उसका 5% मैं जनरल फंड से निकाल के एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में डाल दूंगा, वो किसी भी मकसद के लिए हो। तो हमने क्या किया, इस पे लगा दिया 5%। मैंने कहा सर इसका 5% आपके पास आ गया ये, और आपने ऑल टुगेदर उसको यहाँ प्लस कर लिया, यानी ये इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट है, जो भी कमाई थी उसका एक हिस्सा आपने वहाँ पोर्शन कर दिया। अब जब बच्चों में यहाँ पे क्लोज करूँगा इसको, तो मेरे पास जो क्लोजिंग इक्विटी है वो क्लोजिंग इक्विटी आ रही है सर आपके पास ऑल टुगेदर 5,990,600 की, यानी सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस अमाउंट विल बी पार्क्ड इन बैलेंस शीट। और अगर मैं आपसे कहूं कि सर आपके पास ओपनिंग इक्विटी कितनी है, तो आप कहेंगे भाई ये रही। तो अगर एक एग्जामिनर आपको एक कॉम्प्लेक्स सवाल भी बना के दे तो वो पता है क्या करेगा, वो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ पे काम करवाएगा। तो ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लायबिलिटीज़ को जब आप लोग माइनस करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, यू विल गेट दिस आंसर 4,345,600। आपने इसमें से ये अलग से माइनस करना होगा, ये अलग से माइनस करना होगा, तब यू विल अराइव एट द जनरल फंड एक्यूमुलेटेड का बैलेंस। यानी भाई मैं कह रहा हूँ एक्यूमुलेटेड फंड के अंदर तो 3 फंड्स आ रहे हैं ना, उसमें से इफ़ यू वांट टू अराइव एट जनरल फंड तो उसमें से स्पेसिफिक हटा दें, एक इंडोमेंट हटा दें, एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हटा दें, तो आपके पास जनरल फंड आ जाएगा, ताकि आप पूरी मूवमेंट बना पाएँ। तो सर अभी फ़िलहाल इस लेक्चर को मैं सिर्फ इस हद तक रख रहा हूँ कि भाई हमने इसके अंदर ये चीज़ समझी कि हाउ डू वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड फंड। यानी वो बेसिकली बताना चाह रहा है कि आपकी इक्विटी में क्या चेंज आया। तो आप 3 फंड खोल दें, अगर इस सवाल में 3 है तो मैंने कहा सबसे पहले आपने ये कहा कि जो जनरल फंड है, जनरल फंड किस वजह से इंक्रीज होगा, इस साल की कमाई की वजह से सरप्लस। और सरप्लस कहाँ से मिलेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, आपने ये ऐड कर दिया। फिर आपने कहा अगर इंडोमेंट के आपको पैसे मिले हैं तो आप ये बात याद रखें कि जो इंडोमेंट के पैसे आपको मिले हैं वो सीधा सीधा इंडोमेंट फंड में जाएंगे। फिर आपसे मैं पूछूं कि इंडोमेंट से खर्चा हुआ सीधा सीधा वहाँ से जाएंगे, इंडोमेंट की इनकम है वहीं आ जाएगी, तो उसका हिसाब किताब सीधा है। फिर आपने ये कहा कि आपने अगर कोई ऐसा पॉलिसी बनाया हुआ है कि भाई जिसके अंदर आपके सरप्लस का XYZ% विल बी ट्रांसफर टू योर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, तो वहाँ से निकाल के वहाँ डाल देना। दिस इज हाउ वी प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्यूमुलेटेड फंड। अभी इसको सवाल पे भी अप्लाई करना है, बट वो नेक्स्ट क्लास में। जज़ाकल्लाह।